हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन और बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए, एग्जाम में भी पूछा जाता है, एमसीक्यू भी इसमें से आते हैं आपके। तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता है उसमें डिफरेंट फेजेस हैं, जैसे लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज, यानी बैक्टीरिया जो है वो कैसे कैसे ग्रो करता है, कैसे डिवाइड करता है। अब जो ग्रोथ है, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एक बैक्टीरिया की क्या होती है। तो जो बैक्टीरिया है, ऑब्वियसली वाटर जो है सबसे ज़्यादा होता है किसी भी सेल में, तो सेम ऐसे ही बैक्टीरियल सेल में ऑलमोस्ट 80% जो है वो आपका वाटर होता है। ठीक है, तो 80% तो आपका वाटर है। बाकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वाटर के साथ साथ इसको एक चाहिए कार्बन का सोर्स, कोई भी हाइड्रोजन का सोर्स चाहिए, ऑक्सीजन मे बी रिक्वायर्ड, मे नॉट बी रिक्वायर्ड। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है। उसके ऊपर से उसी बेस पर हम बैक्टीरिया को डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन का सोर्स चाहिए, मतलब ये कॉमन रिक्वायरमेंट है ज़्यादातर बैक्टीरियाज की, हम उसकी बात कर रहे हैं। कुछ आपको इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स चाहिए होते हैं, जैसे सल्फर है आपका, जैसे आपका आप और क्या मांग सकते हो, सल्फर हो गया आपका, सोडियम हो गया आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। फॉस्फोरस भी आप ले सकते हो। तो सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हो सकती है। इसके अलावा बैक्टीरिया को एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, उसमें भी डिपेंड करता है। बहुत सारे जो होते हैं बैक्टीरिया जिनको कम टेम्परेचर पे ग्रो अच्छे से करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं मीडियम टेम्परेचर पे ग्रो अच्छे से करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि हायर टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर देखोगे तो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे पीएच है वो एक प्रॉपर चाहिए, हर बैक्टीरिया की अपनी एक अलग पीएच रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए कि नहीं चाहिए, तो डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कैसा होता है, उसका क्या मीनिंग है, क्या क्या चीज़ें हैं डिफरेंट फेज में होती हैं, और जो ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जो मैंने अभी डिस्कस किए उनको, वो क्या क्या होते हैं, किस तरीके से वो अफेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हो गया, आपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट देख ली, एक बैक्टीरिया की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि भाई बैक्टीरिया जो है वो किस तरीके से, पहले तो देखो कि किस तरीके से डिवाइड होता है, क्या है उसमें। तो बेसिकली जो बैक्टीरिया डिवाइड रहता है वो होता है बाइनरी फिशन से। उसमें क्या होता है, जैसे एक बैक्टीरिया है वो आपका धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू होता है। सिंगल बैक्टीरिया है, डिवाइड होके ये बैक्टीरिया धीरे धीरे इस तरीके से डिवाइड होता है, दो सेल्स में धीरे धीरे डिवाइड होता है, और फाइनली ये जो है बन जाती हैं दो सेल्स। तो एक सेल से आपकी दो डॉटर सेल्स बन गई। ये मैं ऐसे नहीं बना रही, बैक्टीरिया में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियड होता है एक एरिया जहां पर क्रोमोसोम होता है एज अ सर्कुलर डीएनए, ठीक है। तो आपके बाइनरी फिजन से एक सेल से आपकी दो सेल बन जाती हैं, इसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन, जो कि सबसे कॉमन वे है बैक्टीरिया में डिवीजन का, ठीक। अब क्या होता है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है ना, वो उसके साइज के हिसाब से नहीं देखी जाती, वो ये देखी जाती है वो कितने नंबर्स में डिवाइड हो गया, यानी कितना उसकी बैक्टीरियल काउंट है। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 से 2 बने, फिर 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, ऐसे डिवाइड हो रहा है ना एक तरह से, क्योंकि अब इससे फिर से बाइनरी डिवीजन हो सकता है, इससे फिर एक और बना, इससे एक और बना, इससे भी 2 में डिवाइड हो सकता है। तो देखोगे तो 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल डिवीजन। तो बैक्टीरिया का जो है एक्सपोनेंशियली डिवाइड होता है, और नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने डेवलप हो रहे हैं एक से, उसके ऊपर उसकी हम ग्रोथ कहते हैं कि कैसी ग्रोथ इसमें हो रही है। तो इसके लिए एक वर्ड होता है बड़ा अच्छा, जेनरेशन टाइम। जेनरेशन टाइम समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पे भी जैसे आपने देखा 1 से 2 बने, तो इसमें जो टाइम लगा वही आपका जेनरेशन टाइम है। जेनरेशन टाइम होता है आपका टाइम टेकन फ्रॉम वन बैक्टीरियम
to form two daughter cells. इसको और भी प्रॉपर लिख सकते हो, दैट इट इज द टाइम टेकन for the division of one bacterium to conversion of the two daughter cells. कैसे भी करके आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। तो ये आपका जनरेशन टाइम है। अब ये जनरेशन टाइम कितना होता है वो थोड़ा सा याद करना जरूरी है, इस पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं। जनरेशन टाइम मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया में, हम ज़्यादातर जहाँ देखो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, हम जो बातें करते हैं ज़्यादातर मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया की बात करते हैं, क्योंकि हमें उसी से मतलब होता है कि भाई डायग्नोसिस करो, कोई पेशेंट को डिजीज़ लेके आए, कोई इन्फेक्शन लेके आए, उसका डायग्नोसिस करो, ट्रीटमेंट करो। तो मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया के केस में लगभग अप्रॉक्स 15 to 20 मिनट्स होता है। 15 to 20 मिनट्स में एक सेल से 2 सेल में डिवीजन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई, उसका जो है 20 मिनट्स आपका जनरेशन टाइम है। तो जनरेशन टाइम ऑफ ई कोलाई इज इन मिनट्स, याद रखना है, मिनट्स में आपके 1 से 2 बन गए। पर कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनके आवर्स में हो, कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनके बहुत डेज भी लग सकते हैं। तो वो एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसका होता है 10 to 15 आवर्स। तो ये मिनट्स में था, यहाँ पे आवर्स में होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का। ऐसे दूसरा माइकोबैक्टीरियम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जो लेप्रोसी कोज करता है, उसका डेज में होता है 12 to 13 डेज। तो फिलहाल आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई जो मिनट्स है वो तो 20 मिनट्स हो गया, ठीक है। जो आवर्स या डेज हैं वो लगभग 10 to 15 के आसपास में है। 10 to 15 आवर्स जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का है, और 10 to 15 डेज ही लगभग माइकोबैक्टीरियम लेप्रे का है। तो 10 to 15 में याद रखोगे तो अप्रॉक्स 12 to 13 हो गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से जनरेशन टाइम डिफरेंट बैक्टीरिया का डिफरेंट हो सकता है, कुछ का मिनट्स में, कुछ का आवर्स में, कुछ का डेज में हो सकता है। अब एक चीज़ होती है कि बैक्टीरियल काउंट जो है उसमें आप किस तरीके से उसको काउंटिंग मानते हो। तो जो बैक्टीरिया जैसे डिवीजन हुआ, 1 से 2 बने, 2 से 4, इस तरीके से हुआ। अब होता क्या है, जैसे जैसे एक डिवीजन हो रहा है, जब बैक्टीरिया का डिवीजन होता है, ग्रोथ होती है, तो कुछ कुछ बैक्टीरिया धीरे धीरे मरते भी रहते हैं, ठीक है। तो एक तो होती है टोटल काउंट, जिसमें आप टोटल सारे के सारे बैक्टीरिया को लेते हो, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो डेड हो। और जो उस टाइम पे लिविंग बैक्टीरिया हैं उनको आप बोलते हो वायबल काउंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टोटल काउंट आप ले रहे हो भाई, ठीक है, बैक्टीरियल काउंट में आपने 2 तरह के काउंट लिए। टोटल काउंट में आप लिविंग बैक्टीरिया प्लस डेड बैक्टीरिया दोनों को लेते हो, ठीक है। कितने नंबर लिविंग के, कितने डेड के, आपका टोटल काउंट बताता है। जबकि वायबल में आप सिर्फ लेते हो लिविंग नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर है बल्कि ये नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरिया एट अ टाइम इज नोन एज द वायबल काउंट एट दैट टाइम, और एट दैट टाइम एट द फेज। तो क्योंकि डिफरेंट फेज में ये काउंट डिफरेंट होता रहता है। बैक्टीरिया शुरू में एकदम से ग्रो नहीं करता। मान लिया आपने उसको एक कल्चर में रखा, ठीक है, उसको ग्रो करा आपने, जो है उसका एक आप ले रहे हो जहाँ पे भी आपको ग्रो कराना है, तो क्या होता है, शुरुआत में पहले ग्रो करता है, डिवाइड नहीं करता एकदम से, यानी के अंदर रखते ही उसमें ये डिवाइड होना शुरू हो जाए। तो इनोकुलेशन से लेके उसके मल्टीप्लिकेशन होने में जो टाइम लगता है वो लैग फेज है। शुरुआत में टाइम लगेगा, फिर वो बहुत तेजी से ग्रो करेगा, तो उसमें जो डिवीजन होता चला जाएगा, इन टोटल नंबर देखोगे तो बढ़ते चले जाएंगे, और लाइव के नंबर भी बढ़ते चले जाएंगे। फिर वो एक स्टेशनरी फेज में आ जाएगा, और फिर बाद में वो टोटल नंबर डिक्रीज होने लग जाते हैं, मतलब वायबल नंबर डिक्रीज। टोटल नंबर तो हमेशा बढ़ेंगे ही, क्योंकि डैड होंगे वो भी उसी जगह पे पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि डैड हो गए तो वो कहीं चले गए। इसके लिए हमें बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व समझना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंट फेजेस होती हैं। सबसे पहले लैग फेज, देखो नाम बता रहा है लैगिंग है, लैगिंग मतलब पीछे रह जाना। तो अभी तक वो क्या सिर्फ ग्रो कर रहे हैं, आपके डिवाइड नहीं हो रहे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, लैग फेज होती है। लैग फेज वो होती है फेज बिटवीन इनोकुलेशन, इनोकुलेशन मतलब होता है अपने उसमें रख दिया कल्चर में या जिस भी उसमें ग्रो कराना है, इनोकुलेशन टू स्टार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया अभी तक बस सिर्फ ग्रो कर रहा है। सेल्स क्या हो रही है, सेल्स आर ग्रोइंग, सेल्स ग्रो करे जा रही है,
ग्रो इन साइज, बट अभी तक कोई डिवीजन नहीं हुआ, देयर इज नो बैक्टीरियल सेल डिवीजन, ग्रो ही कर रही है भाई, डिवीजन नहीं हो रहा अभी तक, तो ये आपकी लैग फेज होती है। उसके बाद आपकी आती है लॉग फेज। मैं आपको इसका एक बड़ा डायग्राम बना देती हूँ जिससे आप थोड़ा सा आसानी से समझ पाएंगे। तो अभी तक हमने लैग फेज पढ़ी है। देखो, आप कर्व देखोगे, हम एक कर्व बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रोथ कर्व। इसको मैं हटा रही हूँ तब तक क्योंकि ये स्टेशनरी फेज की फीचर्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सो दैट यू कैन रिमेंबर दैम। अब देखो, ये फेजेस हैं, डिफरेंट फेजेस। इसमें सबसे पहले लैग फेज आती है। यहाँ पर हम टाइम ले रहे हैं कि कितने कितने टाइम में कॉलोनी का क्या हो रहा है। यहाँ पर इसमें हम लेते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स या बैक्टीरियल काउंट आप लेते हो, तो नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स या फिर बैक्टीरियल काउंट आप ले रहे हो। अब इसमें आपको दो काउंट चाहिए, एक टोटल काउंट और एक चाहिए वायबल काउंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फेजेस में डिवाइड कर लो। आप ऐसे डॉट डॉट बनाकर, ये हो गई लैग फेज। उसके बाद इस फेज, जितनी फेज की इसकी विड्थ से थोड़ी सी ज़्यादा, ये हो जाती है लॉग फेज। फिर इससे और थोड़ी ज़्यादा, ऐसा करते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं इधर बना लेती हूँ, स्पेस थोड़ा सा कम है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस बनाएंगे। यहाँ पर टाइमिंग है, यहाँ पर आप नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स या फिर काउंट कह सकते हो आप, ठीक है। जो भी हमने बताया, दो तरह के काउंट होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डॉट डॉट बनाकर आपने बनाई एक लैग फेज। लैग फेज में स्ट्रेट लाइन है, इसे थोड़ा सा ज़्यादा विड्थ बनाओगे, थोड़ी सी ज़्यादा विड्थ है, ये लॉग फेज हो गई। उससे भी थोड़ी ज़्यादा स्टेशनरी फेज हो गई, स्टेशनरी। दिस इज स्टेशनरी फेज एंड देन फाइनली डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन मतलब होता है घट जाना, कम हो जाना। तो पहले लैग फेज है, कोई ग्रोथ, बस ग्रोथ हो रही है, कोई डिवीजन नहीं। फिर लॉग फेज है, लॉग फेज में बहुत फाइन बहुत ही एज एन एक्सपोनेंशियल डिवीजन होता है और इसमें स्ट्रेट लाइन आती है, वो सॉरी ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगी ग्रो करती हुई। स्टेशनरी फेज में स्टेशनरी है, यानी ग्रो नहीं हो रही है, डिवीजन नहीं हो रहा, नंबर ऑफ काउंट चेंज नहीं हो रहे, फिर डिक्लाइन हो रही है। तो अभी वन बाय वन हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, आपको बनाती हूँ जो वायबल काउंट का। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि नंबर आप देखोगे वो चेंज नहीं हो रहे, वो इतने के इतने ही है, इसलिए आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाई। लॉग फेज में क्या होती है, ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ती है एक्सपोनेंशियली, तो आप एक स्ट्रेट लाइन बना दोगे, ठीक है। आप देख रहे हो टाइम के साथ साथ ये ग्रोथ है, आपको समझ आता है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कैसे ग्राफ हम पढ़ते हैं। इस पॉइंट पे देखोगे तो ये चीज़ है, इतनी नंबर ऑफ सेल्स है, इस नंबर पे देखोगे तो नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर है जो करस्पॉन्ड करती है। तो नंबर ऑफ सेल्स टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है, वायबल काउंट, यानी कि डिवीजन होता जा रहा है, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे हो रहा है। और इस केस में, इस लैग फेज में बनने वाली सेल्स जो हैं, जो सेल्स नहीं बन रही हैं, वो जो सेल्स डाई हो रही हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आपको रिजल्टेंट एक ऐसा ही मिलता है। फिर स्टेशनरी फेज में क्या होता है, आपको एक स्टेशनरी फेज मिल रही है, ठीक है, आपको एक स्टेशनरी लाइन मिली है। थोड़ी बहुत आप धीरे से ऊपर बढ़ा सकते हो चाहो तो, क्योंकि कंपैरेटिवली स्टेशनरी होती है, फिर भी थोड़ी बहुत पॉजिटिव इसमें रहता ही है। आप इसे कुछ इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, ग्रोथ, जो नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स हैं वो वायबल वाली कांस्टेंट है, क्योंकि हो क्या रहा है, जितनी नहीं बन रही है डिवीजन के बाद वो इक्वल है जितनी डेड हो रही है। समझ में आ रहा है चीज़। जैसे यहाँ पर तो सिर्फ ग्रोथ बढ़ रही है, साइज बढ़ रहा है, कोई डिवीजन नहीं हो रहा। यहाँ पर डिवीजन हुआ तो जो नई बनने वाली सेल्स हैं, वो जो डाई हो रही है सेल्स उनसे ज़्यादा है, इसलिए फाइनल रिजल्टेंट ये है। इसमें नई बनने वाली सेल्स जो हो रही है, क्योंकि आपका डिवीजन धीरे धीरे स्लो हो गया, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगी। अब
पहले न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो आप अच्छा खासा उसने खाता रहा, डिवीजन होता रहा एक तरह से, तो ये आपका ऐसे जा रहा है। स्टेशनरी फेज में न्यूट्रिशन कम होता जा रहा है, तो जो नई सेल्स हैं और डेड सेल्स हो रही है, जो मतलब जो सेल्स नई बन रही हैं और जो डेथ हो रही है, वो दोनों बराबर होगी ऑलमोस्ट, तो काउंटिंग आपकी वायबल की कांस्टेंट होगी, जबकि टोटल काउंटिंग बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ये डिक्लाइन फेज में आने लग जाएगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है, जो डेथ है वो जल्दी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि न्यूट्रिएंट जो है और भी डिप्लीट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और जो नई सेल बन रही है वो बहुत ही कम बन रही है, ना के बराबर, ये डिवीजन लगभग कम बंसा टाइप का हो गया। ये तो होगी आपकी जो आपने बताई वायबल काउंट। टोटल काउंट के लिए हम क्या करेंगे, इसी के पैरेलल डायग्राम बना लेते हैं। स्टेशनरी फेज में भी ऐसे जाएगा और लैग फेज और लॉग फेज दोनों में ऐसे ही जाता है, ठीक है। थोड़ा सा देखेंगे तो ज़्यादा ही रहेंगी इससे कंपैरेटिवली टोटल काउंट, है ना। इस केस में क्या है, थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, लेकिन ये ऐसे जा रहा है। डिक्लाइन में भी लगभग बढ़ी रही है, पर हो क्या रहा है, कंपैरेटिवली आप देखोगे तो सेल्स का नंबर तो बढ़ रहा है, क्योंकि चाहे डेड वाली सेल्स हो चाहे वो नई वाली सेल्स है, पड़ी तो वहीं पर आई है, तो टोटल काउंट तो दोनों मिला के ही होगा, तो ये तो कंपैरेटिवली लगातार बढ़ता ही चला जाएगा। पर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन था, यहाँ पे बाद में धीरे धीरे बढ़ेंगे। ऐसे बना सकते हो, या फिर थोड़ा सा और बेटर चाहो तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे बना सकते हैं, ऐसे, ठीक है ना। तो ये आपका जो है ग्रोथ फेज कहलाता है। इसमें लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइन फेज। और ये वाला जो डायग्राम है ये आपका टोटल काउंट का है, और ये जो नीचे डायग्राम है ये आपका वायबल काउंट का है। मार्किंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये टाइम है, ये नंबर ऑफ सेल्स है। अब हम इन जो डिफरेंट फेजेस हैं इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उन पे आपके एमसीक्यू भी आते हैं, जो आपको याद करना है। तो सबसे पहले पॉइंट है लैग फेज। लैग फेज में क्योंकि ग्रोथ हो रही है, तो जब लैग फेज एंड होती है, यानी जब मल्टीप्लिकेशन डिवाइड होना शुरू हो जाता है, मल्टीप्लाई होगा फिर डिवाइड होना शुरू हो जाता है, तो उस लैग फेज के एंड में मैक्सिमम साइज होता है। तो अगर हम पूछे कि किस फेज पर आपका जो सेल्स का, बैक्टीरियल सेल्स का साइज सबसे ज्यादा होता है, तो एट द एंड ऑफ लैग फेज, क्योंकि खा पी के मोटी हो गई, अभी तक डिवीजन नहीं शुरू हुआ, जैसे डिवीजन शुरू हुआ डिवाइड होगी ना, तो सेल्स छोटी होने लग जाएंगी। अब लॉग फेज में क्या होगा, स्मॉलर इन साइज, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक बड़ी सेल को डिवाइड कर करके, बड़ी सेल हुई, सेल खाई पिया, बड़ी हुई, फिर डिवाइड कर देगी, डिवीजन करेगी तो 2 सेल बनेगी, ऑब्वियसली ये इससे छोटी होगी, तो सेल में साइज जो है वो कम होता चला गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है, जो लॉग फेज है ये बेस्ट फेज होती है कोई भी बायोकेमिकल टेस्ट करने के लिए। इसमें प्रॉपरली बायोकेमिकल टेस्ट, क्योंकि ये बहुत फास्ट जो है डिवाइड हो रही है, इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कोई बायोकेमिकल टेस्ट करना है वो लॉग फेज में बेस्ट आता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इस टाइम पर जो बैक्टीरिया है वो यूनिफॉर्मली स्टेन लेते हैं। आप ग्राम स्टेनिंग करोगे तो जो भी स्टेनिंग है वो यूनिफॉर्म स्टेनिंग होती है, डिवीजन जब होता है प्रॉपरली। ये हो गया यूनिफॉर्मली स्टेन। उसके बाद जो स्टेशनरी फेज है, ये सारे पॉइंट्स हैं स्टेशनरी फेज के, जो हमने स्टेशनरी देखा। अब क्या होता है, जब स्टेशनरी फेज आती है, यानी कि आपकी जो नई सेल बन रही है और जो डेथ हो रही है वो बराबर है काउंटिंग में, तो इस टाइम पे ये ग्राम वेरिएबल होने लगते हैं सेल्स। मोर स्टोरेज ग्रेन्यूल्स फॉर्म होने लगता है, क्योंकि अब क्या स्टेशनरी फेज आ रही है, उसके बाद डिक्लाइन होंगे, तो यानी स्पोरुलेशन बन सकता है, यहाँ पे स्पोर्स बन सकते हैं। अब न्यूट्रिएंट कम है यार, अब हमें पता है ना, स्पोर्स भी जो होते हैं रेजिस्टेंट स्टेज होती है, कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वहां पर स्पोर्स बनते हैं, तो इसलिए स्पोरुलेशन भी इसी फेज में होता है, ठीक है। क्योंकि डिक्लाइन मतलब स्टेशनरी फेज आई क्यों, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कम होने लगे, तो उसको समझ आ गया कि भाई अब जो है अनफेवरेबल कंडीशन है, तो स्पोर बन जाओ, तो ये स्पोर में कन्वर्ट हो सकता है उस टाइम पे। ग्राम वेरिएबल हो गया, और क्योंकि अगर स्पोर में कन्वर्ट होना है तो उसे चाहिए कि भाई धीरे धीरे कुछ अंदर खाने के लिए रहे अपने पास, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कम हो जाएगी उसके बाद, स्पोर बनने के बाद। तो मोर स्टोरेज ग्रेन्यूल्स आर फॉर्म्ड इन दी स्टेशनरी फेज। फिर यही वो फेज होती है जब वो एक्सोटॉक्सिन, एंटीबायोटिक, बैक्टीरियोसिन्स ये सब बना रहा होता है। बैक्टीरियोसिन्स वो सब्सटेंस होते हैं जो आसपास के जो अदर बैक्टीरियाज वहाँ ग्रो कर रहे हैं उनकी ग्रोथ को कम कर देते हैं, इनिबिट करके रखते हैं, वो बैक्टीरियोसिन्स वो सब्सटेंस कहते हैं। ये भी थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या होते हैं बैक्टीरियोसिन्स। बैक्टीरियोसिन्स वो सब्सटेंस होते हैं, केमिकल्स हैं, प्रोटीनेशियस मटेरियल है, बेसिकली प्रोटीन्स हैं जो कि आसपास के एक्स्ट्रा बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर रहे हैं। एंटीबायोटिक्स भी कुछ बैक्टीरिया बनाते हैं, कुछ बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन्स बनाते हैं, तो यही वो स्टेशनरी वाली फेज है जहाँ पर ये सारी चीज़ें बनती हैं। उसके बाद डिक्लाइन फेज आ रही है, तो डिक्लाइन फेज में तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ सेल्स सारी कम हो रही है, डेथ बढ़ रही है सेल्स की, है ना। तो वो आपका इम्पॉर्टेंट है ये पैटर्न कि कैसे जो है इसमें डिफरेंट टाइप की
ग्रोथ होती है। अब हम करते हैं फैक्टर्स। वैसे हम ओवरऑल डिस्कस कर चुके हैं, पर इन्यूमरेशन को देखो तो देखो ऑक्सीजन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो ऑक्सीजन और टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो गए। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, पीएच है, ठीक है, आपका ड्राइनेस, मॉइस्चर कितना इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स हैं। फिर ऑस्मोसिक लाइसिस, किस तरह के सब्सटेंस, किस तरह का एनवायरनमेंट है, ऑस्मोटिक लाइसिस हो रहा है या ऑस्मोसिस को वो झेल पा रहा है बैक्टीरिया। डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं। अब उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और टेम्परेचर सबको अच्छे से आना चाहिए। ऑक्सीजन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसी के हिसाब से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज में। कुछ बैक्टीरियाज को बहुत अच्छी ऑक्सीजन चाहिए, कुछ बैक्टीरिया ऐसे चाहते हैं कि भाई हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हम तभी ग्रो करेंगे। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं कि चलो ठीक है, कम ऑक्सीजन में भी काम चला लेते हैं और अगर ऑक्सीजन नहीं है तब भी वो ग्रो कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि भाई हमें तो यही चाहिए, भाई हमारा ऑब्लिगेशन है, हमें तो यही चाहिए। तो ऑब्लिगेट एरोब का मतलब होता है इन्हें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, बिना ऑक्सीजन के ग्रो नहीं करेंगे। जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, टीबी का जो बैक्टीरिया बड़ा मजेदार बैक्टीरिया है, इसको तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए कि भाई अगर नहीं होगी तो ये डेथ हो जाएगी इनकी। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये याद रखना है सबको, बहुत कॉमन सा और सिंपल सा आंसर होता है इसका कि ये ऑब्लिगेट एरोब है। ऑक्सीजन जो है इन सब के लिए मस्ट है, भाई हमें तो चाहिए चाहिए, नहीं तो हम तो मर जाएंगे। उसके अलावा इसकी एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास एंड बैसिलस, ठीक है। स्यूडोमोनास एंड बैसिलस फिलहाल आपको याद करना है, जब आप इनको डिफरेंट अलग अलग बैक्टीरियाज में, अलग अलग इन्फेक्शंस में पढ़ेंगे तो आप और इनको अच्छे से याद कर सकते हो। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, स्यूडोमोनास एंड बैसिलस, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंपॉर्टेंट। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बट जो आपके पैथोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं वो आपको स्यूडोमोनास एंड ये आपका बैसिलस, ये बैक्टीरिया आपको, इनको ऑक्सीजन चाहिए चाहिए, दे आर ऑब्लिगेट एरोब्स। उसके बाद आते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स। ये तभी ग्रो करेंगे जब ऑक्सीजन नहीं होगी वहां पे। ऑक्सीजन दे दोगे तो ये मर जाएंगे, ग्रो नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई, जो टिटेनस करता है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई आपने देखा होगा कि भाई आप जब कभी लोहा लग जाता है, किसी को इंजरी हो जाती है तो उसको टिटेनस का इंजेक्शन लगाया था, या पूछा जाता है कितने साल हो गए कि टिटेनस का इंजेक्शन नहीं लगा। उसके अलग अलग वो है कि टिटेनस का इंजेक्शन कब लगता है, तो 3 साल अगर मिनिमम है कि 3 साल से अगर कम लगा है, मतलब 3 साल से ज़्यादा हो गए तो सोचते लगा दो, ठीक है। उसके डिफरेंट वो है, वो आप टिटेनस में पढ़ेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखना है कि क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई तभी ग्रो करता है जब जैसे किसी को इंजरी हो गई, रोड ट्रैफिक इंजरी हो गई, वहाँ क्या होता है, टिश्यू क्रश हो रहा है, ऑक्सीजन यूज हो गई, एनारोबिक कंडीशन है, ठीक है, तो वहाँ पर टिटनेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली तो हम लोहा टच करते हैं, सब कुछ होता है, पर वहाँ पे ऐसा होता है ना कि टिटनेस होगा ही होगा। और लोहे से टिटनेस क्यों होगी, वो टिटनेस जो है ना लोहे पे ग्रो कर सकता है, इसमें वहाँ पे स्पोर्स होते हैं, उसके टिटनेस जो है वो स्पोर्स बना सकता है, ठीक है। तो और ज़रूरी नहीं है कि हर लोहे पे टिटनेस होगा, बट चांसेस आर देयर, तो इसीलिए हम उसको इंजेक्शंस देते हैं टिटनेस का, ठीक है। फिलहाल अभी ध्यान रखने की चीज़ है कि ये है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई, जो कि एनारोबिक कंडीशन में रहता है। तो एरोबिक हो गए ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट एनारोब हो गई, ये आपको याद हो गया। अब 2 तरह के और आपको पढ़ने, एक फैकल्टेटिव एनारोब और एक माइक्रो एरोफिलिक। फैकल्टेटिव एनारोब, इसमें ध्यान रखने की बात है, कंफ्यूजन होता है, मोस्ट ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया फैकल्टेटिव एनारोब के अंदर में आते हैं। ये बेसिकली एरोब है, नाम में तो लग रहा है फैकल्टेटिव एनारोब। फैकल्टेटिव का मतलब होता है जुट्टे, एनारोब हो गए जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो जुट्टे एनारोब है ये, पर हैं क्योंकि, तो असली इसमें क्या है, ये है एरोब ही, यानी नॉर्मली ये एरोबिक है, बट अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तो भी ये ग्रो कर सकते हैं। समझ में आ रहा है चीज। तो फैकल्टेटिव एनारोब, मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया इसके अंडर में आते हैं। सो दे आर बेसिकली एरोब, बट दे कैन सर्वाइव in absence of oxygen as well। समझ में आया। तो वो जो है यूजुअली क्या है, वो एनारोब ही है, बट फिर भी अगर ऑक्सीजन कम होगी या लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, स्टेफ ऑरियस, एस्चेरिचिया कोलाई, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, 2 याद कर लो फिलहाल। स्टेफ ऑरियस एंड ई कोलाई, दे आर द फैकल्टेटिव एनारोब्स। अब नेक्स्ट इसकी कैटेगरी आती है माइक्रो एरोफिलिक। माइक्रो माने होता है स्मॉल, माइक्रो माने होता है स्मॉल, यानी कि इनको थोड़ा सा तो भैया ऑक्सीजन चाहिए। एरोफिलिक मतलब, फिलिक होता है लविंग, एरो माने ऑक्सीजन, तो थोड़ा सा ऑक्सीजन लविंग है, यानी कि थोड़ी सी ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। सो 5 to 10% ऑक्सीजन इनके
सर्वाइवल के लिए मस्ट है, ये माइक्रो एरोफिलिक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई हेलिकोबैक्टर एंड कंपाइलोबैक्टर दोनों में बैक्टर लगा हुआ है, एक हेलिकोबैक्टर है एक कंपाइलोबैक्टर है, दोनों ही माइक्रो एरोफिलिक हैं। ठीक है, तो ये क्यों कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि ऑक्सीजन के बेस पर आप इनको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उनके थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। अब अगला चीज आती है आपकी टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेस पर आप इनको कैसे डिवाइड कर सकते हो। तो देखो ज्यादातर जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो मीजोफिलिक होते हैं, ये 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे नॉर्मल ग्रोथ करते हैं। मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। पर इसके बाद ये है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कम टेम्परेचर पे अच्छे से जीते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर पे अच्छे से जीते हैं, अच्छे से ग्रो करते हैं, कह सकते हो। तो जो साइक्रोफिलिक होते हैं, साइक्रोफाइल्स, मीजोफाइल्स, साइक्रोफाइल्स, थर्मोफाइल्स। तो जो साइक्रोफाइल्स होते हैं वो होते हैं लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो बेटर सर्वाइव करते हैं, उनको हम साइक्रोफाइल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्यूडोमोनास, इसको ऐसे याद रखोगे, P फॉर स्यूडोमोनास, P फॉर साइक्रोफाइल्स, हालांकि P साइलेंट है इसमें। साइक्रोफाइल्स एंड स्यूडोमोनास का एग्जाम्पल होगा, स्यूडोमोनास लेस देन 20 पे होते हैं। फिर थर्मोफाइल्स आते हैं। थर्मोफाइल्स जैसे नाम बता रहे टेम्परेचर लविंग है ये, सो दे आर बेसिकली टेम्परेचर लविंग, यानी इनको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। तो ये अप्रॉक्स 55 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्रो करते हैं, बेटर ग्रोथ होती है इनकी इस टाइम पे। ठीक है, तो 55 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड। नाम है जियोबैसिलस स्टेरियोथर्मोफिलस, या थर्मोफाइल्स या थर्मोफिलस बोल सकते हो। ये मैंने पहले भी बताया था और बाकी पुरानी वीडियोस में कि जियो माने होता है अर्थ, है ना। तो जियोबैसिलस वहां से आप रख सकते हो। स्टेरियोथर्मोफिलस टेम्परेचर ज्यादा है, थर्मोफिलस रिक्वायर्ड है इनको। ये बेसिकली आपका एज एन इंडिकेटर यूज होते हैं, इंडिकेटर ऑफ प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन, प्रॉपर ऑटोक्लेव टेक्निक। ऑटोक्लेव जो होता है, अगर आप वहां देखेंगे, अगर इस जियोबैसिलस स्टेरियोथर्मोफिलस का स्पोर वहां नहीं मिला, यानी कि 55 से 80 तक तो यही ग्रो कर सकते हैं, 80 से ऊपर अगर आप करते हो, क्योंकि ऑटोक्लेव में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उसमें इसका मतलब इसके स्पोर भी मर जाते हैं। तो अगर वो स्पोर वहाँ पर नहीं मिले तो इसका मतलब ऑटोक्लेविंग बेस्ट हुई है, सही तरीके से हुई है। अगर उसके स्पोर हैं, इसका मतलब ऑटोक्लेविंग प्रॉपर नहीं हुई। तो ये इसके जो स्पोर्स होते हैं वो एज एन इंडिकेटर हैं प्रॉपर ऑटोक्लेविंग के, प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन वहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपके थर्मोफाइल्स। इस तरह से आप देखोगे तो टेम्परेचर के हिसाब से मीजोफाइल्स, साइक्रोफाइल्स, कम टेम्परेचर वाले थर्मोफाइल्स, इस तरीके से आप इनको डिवाइड कर सकते हो। अब इसके अलावा और भी आपकी जो है डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। अभी तक हमने ऑक्सीजन टेम्परेचर तो मस्ट है, जिनको अच्छे से याद रखना है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड डिपेंड करता है, किसी किसी में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो सकती है, किसी में कम रिक्वायरमेंट हो सकती है। जिनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जैसे ऑक्सीजन नॉर्मली 5 to 10% चाहिए ना, जो माइक्रो एरोफिल वाले होते हैं, ऐसे यहाँ पर याद कर लो 5 to 10% जिनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ज़्यादा अमाउंट है एक्चुअल में। तो जिनको 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उनको हम बोलते हैं कैपनोफिलिक, C फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, C फॉर कैपनोफिलिक। तो ये कैपनोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं जिनको थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा चाहिए। नाम है ब्रुसिल्ला अबॉर्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी कैपनोफिलिक बैक्टीरिया है, ब्रुसेल्ला एबॉर्टस भी कैपनोफिलिक बैक्टीरिया, आपको याद करना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं पीएच की। तो देखो हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं, पीएच भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो पीएच में नॉर्मली मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो 7.2 to 7.6 लगभग न्यूट्रल के आसपास ही मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया इस पीएच पे बेटर ग्रो करते हैं, उनको ये चाहिए मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरियाज को। लेकिन कुछ एसिडिक में बेटर सर्वाइव कर लेते हैं, कुछ को एल्कलाइन पीएच चाहिए। सिंपल है, एक है लैक्टोबैसिलाई, हमको पता है ना, लैक्टोबैसिलाई जो बैक्टीरिया है, अब इंटेस्टाइन की जो पीएच होती है वहां पर भी वो ग्रो करके सकता है अच्छे से। तो इनको एसिडिक पीएच चाहिए होती है लैक्टोबैसिलस को। एल्कलाइन पीएच विब्रियो कॉलरी, जिससे हैजा होता है, कॉलरा होता है, हैजा उल्टियां वगैरह होती है, तो ये एल्कलाइन पीएच इनको चाहिए विब्रियो कॉलरास को। तो ये पीएच हो गया आपका। उसके बाद आता है लाइट। लाइट में ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो आराम से ग्रो करते हैं
आपके डार्कनेस में। दे बैक्टीरिया कैन ग्रो वेल इन डार्कनेस। बैक्टीरिया कैन ग्रो वेल इन डार्कनेस। लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको भाई लाइट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो पिगमेंट बनाते हैं। तो पिगमेंट तभी बनाते हैं जब वो लाइट से एक्सपोजर होंगे। उनको हम लोग बोलते हैं फाइटोक्रोमोजेनिक बैक्टीरिया। फाइटोक्रोमोजेनिक बैक्टीरिया, ये जो फाइटोक्रोमोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, दे सिंथेसाइज दी pigments, they synthesize pigment in the presence of light. They synthesize the pigment in presence of light. तो लाइट इनको पिगमेंट बनाने के लिए चाहिए, इसलिए इनको लाइट चाहिए। अब अगला पॉइंट है हमारा ऑस्मोटिक इफेक्ट। तो देखो, अगर बैक्टीरिया को आप, ये बैक्टीरिया है मान लिया, इस बैक्टीरिया को आप रख दो डिस्टिल वाटर के अंदर, तो क्या होगा? देखो, ज़्यादातर बैक्टीरिया क्योंकि थिक वॉल्ड होते हैं, है ना, तो वो आराम से ऑस्मोटिक इफेक्ट को कुछ हद तक झेल सकते हैं। लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा कर दो या बहुत ही कम कर दो तो दोनों के इफेक्ट से वो डेथ होगी उनकी। जैसे अगर आपने डिस्टिल वाटर में रख दिया, अब आप जानते हो डिस्टिल वाटर से क्या होगा, ऑस्मोसिस होगी, बैक्टीरिया के अंदर जाएगा पानी, धीरे धीरे क्या होगा, ये स्वेलिंग हो जाएगी इसकी। तो डिस्टिल वाटर जब आप डालोगे तो बैक्टीरियल क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी। और स्वेलिंग होने के बाद पूरा फूलता जा रहा है तो फाइनली क्या होगा, रप्चर होगा। तो बैक्टीरियल स्वेलिंग होगी, उसके बाद रप्चर हो जाएगा, बैक्टीरियल सेल डेथ हो जाएगी। उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली प्लाज्मोप्टिसिस। प्लाज्मोप्टिसिस वो मैकेनिज्म है जिसको जब आप डिस्टिल वाटर में डालोगे सेल स्वेलिंग एंड रप्चर होता है, उसको हम प्लाज्मोप्टिसिस कहते हैं। ऐसे अगर आप इसको डाल दोगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, है ना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बैक्टीरिया है मान लिया, आपने क्या करा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया, ज़्यादा गाढ़े सॉल्यूशन में डाल दिया मतलब, है ना। तो क्या होगा कि बैक्टीरिया से पानी बाहर निकलेगा, है ना, वाटर जो है पानी से बाहर निकल जाएगा। तो बैक्टीरिया क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया की सेल की श्रिंकेज हो जाएगी, इसका हम टर्म देते हैं प्लाज्मोलाइसिस, यानी प्लाज्मा लाइज हो रहा है, या कह लो कि आपने जो इसके साइटोप्लाज्म था वो बाहर आ रहा है तो लाइसिस हो गया एक तरह से, तो प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोप्टिसिस, डिस्टिल वाटर वाले को। तो देखा जाए तो ऑस्मोटिक इफेक्ट को काफ़ी हद तक ये विदस्टैंड कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक, बहुत ज़्यादा डिस्टिल वाटर में करोगे तो दिक्कत होगी। उसके बाद आता है मॉइस्चर, नेक्स्ट फैक्टर। मॉइस्चर क्या है, देखो हमें पता है कि 80% ऑफ बैक्टीरियल सेल इज वाटर, 80% ऑफ बैक्टीरियल सेल इज वाटर। तो इसका मतलब ठीक ठाक मॉइस्चर इसको चाहिए, वाटर को, मतलब बैक्टीरिया को। लेकिन जो स्पोर्स होते हैं इनके वो बहुत ड्राई होते हैं और वो बहुत ही कम मॉइस्चर में भी रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं बैक्टीरियल स्पोर्स। तो अब ये है कि भाई 80% तो इनको चाहिए, तो एक काफ़ी हद तक तो सह लेते हैं। लेकिन डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, जो ड्राई करोगे उन्हें तो वो जल्दी से डाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि आप उनको ड्राई करोगे तो वो काफ़ी वीक्स तक सर्वाइव कर सकते हैं। स्पोर्स ऐसे होते हैं जो आपके ईयर्स तक, डिकेड्स तक सर्वाइव रह सकते हैं बिना पानी के, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे ट्रिपोनेमा पैलिडम है और नाइजीरिया गोनोरोइया। ट्रिपोनेमा पैलिडम एंड नाइजीरिया गोनोरोइया ये डाई कर जाते हैं इन दी ड्राई कंडीशंस, ये क्विकली डाई करते हैं एक्चुअली, दे क्विकली डाई। और इनको मॉइस्चर चाहिए, अगर नहीं होगा तो ये मर जाएंगे। लेकिन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, स्टेफ ऑरियस, देखो इसका हमने पढ़ा था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो ऑब्लिगेट एरोब है, ऑक्सीजन चाहिए प्रॉपर इसको, तो यही याद रखो। हालांकि इसको मॉइस्चर भी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर मॉइस्चर है तो इन ड्राई कंडीशंस दे कैन सर्वाइव फॉर वीक्स, एटलीस्ट फॉर वीक्स। जो आप पढ़ते हो ना एक बैक्टीरिया को, उसकी और कैरेक्टरिस्टिक भी याद कर लिया करो कि हमने और कहाँ कहाँ पढ़ा था, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक, तो आपको अच्छे से रिवाइज होगा या अच्छे से याद कर पाओगे। तो ये जो
ट्रिपोनोमा पैलिडम, नाइजीरिया गोनोरिया, ये तो बहुत जल्दी मर जाते हैं ड्राई कंडीशन में, ये थोड़ा वीक तक सर्वाइव कर सकते हैं। और जो स्पोर्स होते हैं बैक्टीरियल स्पोर्स, वो आपके डिकेड्स तक, ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डिकेड्स तक सर्वाइव कर सकते हैं। अब एक चीज़ है कि अगर हमें बैक्टीरिया को प्रिजर्व करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स हो सकते हैं, ठीक है। मान लिया हम उसको बहुत लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए एक होता है क्रायो प्रिजर्वेशन। आप क्या करते हैं, आप फ्रीजिंग करते हो। जैसे कल्चर लिया बैक्टीरिया का, और उस कल्चर को आपने फ्रीज कर दिया, ठीक है, और फ्रीज करके आपने इसको कर दिया वैक्यूम ड्राइंग इन वैक्यूम। तो ड्राइंग अभी हमने पढ़ा ना, ड्राइंग सर्वाइव नहीं कर, लेकिन अगर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनको हम प्रिजर्व करके रखना है लंबे टाइम तक, तो कल्चर को फ्रीज करके यानी कम टेम्परेचर पर करके आप ड्राई कर सकते हो वैक्यूम से। तो देखो, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए करना है, मान लिया कुछ ही टाइम तक, वीक्स के लिए या मंथ के लिए आपको करना है, तो आप फ्रीज कर सकते हो -4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर करो, वैक्यूम ड्राई करो, तो वो प्रिजर्व रह जाता है। प्रिजर्व क्यों रह जाता है? बिकॉज देयर इज डिक्रीज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिक्रीज होती है, यानी एनर्जी यूज नहीं हो रही, खर्चा नहीं हो रहा, न्यूट्रिएंट्स भी कम लगेंगे, तो प्रिजर्व रह जाता है। लेकिन अगर आप इसको लंबे टाइम तक प्रिजर्व करना चाहते हो, सपोज आप चाह रहे हो कि भाई ये थोड़ा सा लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहे, ईयर्स तक या जैसे जो भी मंथ्स तक करना है, तो लॉन्ग टर्म प्रिजर्व करने के लिए बैक्टीरिया को आप क्या कर सकते हो, उसको -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे करो और वैक्यूम ड्राई करना वही है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख के इसको आप ड्राइंग इन वैक्यूम कर दो। तो वो उस कंडीशन में ना काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए प्रिजर्व रहता है। पर देखो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम करना पड़ा, यहाँ थोड़ा सा कम में काम चले गया। तो इस तरीके से इसको हम लॉन्ग टर्म प्रिजर्व कर सकते हैं। अब जब ठंडा करते हैं, फ्रीजिंग करते हैं, हैंडलिंग करते हैं, तो डैमेज हो सकता है। उसके लिए कुछ सब्सटेंस इसमें डाले जाते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेटिव सब्सटेंस, यानी कि ठंडे से भी ना उसकी जो स्ट्रक्चर है सेल की, बैक्टीरियल सेल की, वो डैमेज ना हो। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनको हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है बैक्टीरिया को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो समझ में आ गया कि भाई जो इसकी ग्रोथ और न्यूट्रिशन है उसके लिए बेसिक डिफरेंट सोर्सेज चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स चाहिए। जो इसकी फेजेस हैं, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइन फेज, उनमें डिफरेंट फेज में क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जनरेशन टाइम क्या होता है, और डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि इसकी ग्रोथ को, न्यूट्रिशन को अफेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।